बढ़िया चल रही है पढ़ाई लॉकडाउन में? उम्मीद करता हूँ बढ़िया चल रही होगी। कहीं देखो गवर्नमेंट ने आपको शारीरिक रूप से मतलब फिजिकली क्वारंटाइन होने के लिए कहा है, दिमागी तौर पे क्वारंटाइन होने के लिए नहीं कहा, मेंटली क्वारंटाइन होने के लिए नहीं कहा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों ने मतलब दिमागी तौर पे खुद को लॉकडाउन नहीं कर रखा है, दिमाग चल रहा है अभी भी ना। आप घर पे पढ़ रहे हो आई थिंक, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आप लोग होपफुली लिख भी रहे होगे। हाँ, कुछ लोगों ने मेरे को भेजे भी थे कि मतलब सर इस तरीके से नोट्स बना रहे हैं, तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया है। मतलब कुल मिला के आप पढ़ रहे हो घर पे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। चल सकता हूँ मान के, ठीक है चलिए चल सकता हूँ मैं मान के, ओके। अब आप एक चीज़ देखिए, आज ये जो लेक्चर है ये 12th लेक्चर है मेरा बेसिक इलेक्ट्रिकल का, इंजीनियरिंग का, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैं इस समय पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लेक्चर बना रहा हूं, ठीक है। अब दो सब्जेक्ट मैं पैरेलली लेके चल रहा हूं। अब होता क्या है स्टूडेंट्स, कुछ लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर वही लेक्चर 11 खोल रहे हैं तो वो कभी कोई वो पावर सिस्टम में चले जाते हैं या बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले में चले जाते हैं। देखो यार, सबसे सही तरीका मैं आपको बता दूं, सबसे सही तरीका है ज़्यादा बुद्धि मत लगाओ, प्लेलिस्ट ऑप्शन आएगा, प्लेलिस्ट में जाओ और बेसिक इलेक्ट्रिकल खोल दो। प्लेलिस्ट में सारे बेसिक इलेक्ट्रिकल के सीक्वेंस वाइज लेक्चर आ जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाओ, पावर सिस्टम का मैंने अलग वो बनाया है, वहाँ पर सब्जेक्ट का मतलब पूरी प्लेलिस्ट बनाइए। पावर सिस्टम के अंदर जाएंगे तो फिर सीक्वेंस वाइज आपको मिल जाएंगे, सारे लेक्चर वहाँ मिल जाएंगे पावर सिस्टम के। तो कुल मिला के करना क्या है कि प्लेलिस्ट में जाना है और ज़्यादा कंफ्यूज होना नहीं है। फिर वो 1 2 3 अपने आप आ रहा है, वो सीक्वेंस फॉलो कर लेना है, ठीक है, वो सीक्वेंस फॉलो कर देना है। अब बात करेंगे अपने इस लेक्चर की, जो कि 12th लेक्चर होगा, जो कि तीसरा लेक्चर है, जो रेजिस्टेंस के तार के खींचने वाले हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे थे उसके लिए। तीसरा लेक्चर ये कैसे है, हमने इससे पहले टाइप 1 किया था, 2 किया था, 3 किया था, 4 किया था। टाइप 1 में हमने देखा था कैसे लेंथ मापदंड ही, लेंथ पैरामीटर ही चेंज हो रहा है, किसका मतलब क्वेश्चन में केवल लेंथ पैरामीटर ही बदलाव दे रहा है। क्वेश्चन में केवल एरिया का पैरामीटर या एरिया का मापदंड ही बदलाव दिया है और किसी का मापदंड बदलाव नहीं दिया। तीसरे में त्रिज्या का मापदंड का खाली बदलाव दिया है, मतलब क्वेश्चन के अंदर ही त्रिज्या ही बदली है बस, उसने और कुछ नहीं बदला। चौथे में इसने लंबाई और एरिया दोनों बदल दिया। अब ये मैं 5वां टाइप लेके आ रहा हूं इस लेक्चर में। तो याद रखना ये तीन पार्ट्स में हो गया था, क्योंकि बहुत सारे थोड़े से सवाल करवा दिए थे मैंने। एक टाइप 1 के अंदर 5 सवाल करवा दिए थे, इसलिए थोड़ा लंबे वीडियोस बन रहे थे, तो मैंने इसीलिए इसको अलग अलग पार्ट में कर दिया, ठीक है। इस पॉइंट को होपफुली क्लियर है। बट इतना मैं आपसे कह रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो जेई वाले हो चाहे वो TG2 वाले हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मैं बिल्कुल साफ बोल देता हूं कि यार दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे तो हम लोगों की सीरीज ये लेक्चर्स की जेई के सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू पे चल रही है, पर TG2 वालों के लिए भी कुछ लेक्चर्स, कुछ टॉपिक्स डिटेल्ड में ही पूछे जा रहे हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि मैं डिटेल में वो पढ़ा रहा हूं, तो ये चीज आपने अपनी आंख में पट्टी बांधी है और तुम अपनी आंख में पट्टी बांध के कहते रहो कि अंधेरा है सर, लाइट चालू करो, अंधेरा है, हमें कुछ दिख नहीं रहा। तो इसमें मेरे पास कोई इलाज नहीं है या किसी के भी पास कोई इलाज नहीं है। आप अपनी आंख से पट्टी उतारो, मेरे से तो पूछ लो एक बार कि सर बता दो ये आप किस आधार पर कह रहे हो, कौन से पेपर में आपने देख लिया है सवाल। मैं TG2 वालों के लिए बात कर रहा हूं या जेई वालों के लिए मैं ये बात कर रहा हूं। बात तो मैं दोनों के लिए कर रहा हूं कि सर आप कैसे इतनी गारंटी से कह देते हो सर किस पेपर में आया, वो मुझसे तुम पूछ लो, कमेंट बॉक्स है, आप मुझसे पूछ लो, मैं आपको वहां बात बता दूंगा। आपको जिस टॉपिक के लिए मैंने कह दिया इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट, आज ये बता रहा हूं, इन्हीं लेक्चर्स को करके, इन्हीं कंटेंट को करके बच्चे अच्छी जगह प्लेस्ड हैं। मैं आपको सिलेक्शन के वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूंगा कि बच्चों ने किस तरीके से यही सब कंटेंट पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं, आज अच्छे डिपार्टमेंट्स में वो लोग हैं, काम कर रहे हैं। तो कहने का मेरा बस इतना मतलब है और इतना मकसद है कि भैया ये कर लेना, ठीक है। जो चीज इंपॉर्टेंट है दोनों के लिए, मैं बोल रहा हूं ये टॉपिक दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो मतलब दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। TG2 और जेई दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर तुमको कोई नहीं बोला है कि यार इतनी डिटेल में नहीं आएगा तो मुझसे बात कर लो, वो शायद आपका सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा। जो ये बोल रहा है कि नहीं यार कोई बात नहीं है ये नहीं आएगा, तो वो आपके सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा है। देखो अगर आपको कोई ये बोलता रहेगा, लॉलीपॉप देता रहेगा कि भाई ये एक दो टॉपिक ही आते हैं, एक आध क्वेश्चन आता है, तो वो आपको केवल झूठ बोल रहा है और कुछ नहीं है। क्योंकि एक एक क्वेश्चन ऐसे छोड़ते हुए चलोगे पेपर में, जो चीज गारंटेड वाली है उसको आप छोड़ते हुए चलोगे तो फिर कैसे होगा सिलेक्शन यार। फिर वही वाली कहानियां दोहराते रहोगे हमेशा जीवन में, यार मेरे 2 नंबर कम रह गए थे, 4 नंबर कम रह गए थे, नहीं तो मैं भाई सब सिलेक्ट हो जाता। अब मुझे ये बताओ, अभी तक तुम्हारी कहानियों में किसने इंटरेस्ट लिया? किसी ने इंटरेस्ट लिया? किसी ने नहीं लिया, कोई लेता भी नहीं, ना लेना चाहता है अभी। तो कहानियां ना बनानी पड़े आगे, इसी बात पर मैं आपसे कह रहा हूं कि इसको अच्छे से कर लेना। ये कहानियां तभी तो बनती है 1 नंबर से 2 नंबर से, क्योंकि क्या होता है आप लोग अपने हिसाब से काम करते हो कि ये यार एक कभी कभार आता है या नहीं, बल्कि ये टॉपिक तो हमेशा आता है। ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये न्यूमेरिकल, नाम के न्यूमेरिकल है, कितने अच्छे से कंसेप्ट से मैंने समझाया है। 7 टाइप बताए हैं, 7 टाइप मैंने बताऊंगा, मतलब अभी इसमें 5 6 7, मतलब 3 टाइप तो इसमें हो जाएंगे, 5 6 और 7 इस वीडियो में हो जाएंगे। तो ये 7 टाइप पूरे आपके खत्म हो जाएंगे, और इसको आप कर दोगे तो कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला यार आपसे, ठीक है। तो मैं 5वें टाइप को यहां पर शुरू कर रहा हूं, और 5वां टाइप है क्या चीज, ये हेडिंग में आपको लिखवाऊंगा थोड़ी देर में, जब मैं ये सवाल बता दूंगा। और बहुत उम्दा टाइप है ये टाइप अच्छा खासा टाइप है, अपने आप में इंपॉर्टेंट टाइप है। मैं आपको बता भी दूं कि इनमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है। वो टाइप 1 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइप 5 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और टाइप 3 भी इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा बहुत टाइप 3 भी इंपॉर्टेंट है, और फिर एक टाइप 6 आएगा भी, वो इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 2 4 इतना नहीं है, 3 भी ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है, बट 3 है, बट 3 इंपॉर्टेंट है, और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 का 5 का ये सब पेपर में मतलब अमूमन क्वेश्चन देखे गए हैं। मैं इस बेसिस पे, देखो मेरी पढ़ाई का बेसिस अभी तक आप उठा के देख लो सारे लेक्चर, मैं केवल और केवल आपको एमसीक्यूज बेस्ड, मैंने खुद ने बहुत एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, मैंने कई बुक्स के एमसीक्यूज लगाए हुए हैं, कई क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए हुए हैं। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करे हुए आपको मोबाइल एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, आप मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहां पर आपको कई क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन मिल जाएंगे, जो कि आपको कहीं मतलब आपको नहीं मिलेंगे। ये मैं 200% श्योर हूं। कुछ पेपर उसमें से मैं फैक्चुअल बोल रहा हूं, कुछ पेपर ऐसे भी सॉल्व हैं जो आपको कहीं मिलेंगे नहीं। हवाबाजी की कोई बात करता नहीं, जो पेपर आपको कहीं सॉल्व नहीं मिलेंगे, कुछ पेपर तो उसमें ऐसे भी हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप से, तो टाइप 5 अपने आप में एक इंपॉर्टेंट में बात आ जाती है, और अब हम लोग टाइप 5 को लेके आगे चलते हैं। मैं मिटा देता हूं इस चीज को। चलिए, मैंने आपको कहा टाइप 5 की हेडिंग में अभी थोड़ी देर में लिखवाता हूं, क्योंकि मैं थोड़ा पहले समझाना चाहता हूं, उसके बाद फिर हेडिंग बनाना चाहता हूं। मैं अभी हेडिंग लिखवा दूंगा, क्लियर नहीं होगा आपको, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं, ठीक है। तो चलिए अपने 5वें टाइप में हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं, और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, आप लोगों की स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। If a copper wire having resistance R and length L, then find the resistance of another copper wire having length to it R, 2R, 3R, 4R। यदि किसी कॉपर के तार का प्रतिरोध R ओम है और लंबाई L सेंटीमीटर है, तो एक दूसरे कॉपर का तार जिसकी लंबाई पहले से दुगनी है, तो उस कॉपर के तार का प्रतिरोध ज्ञात करें। सवाल समझना, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में साफ ये बात लिखी हुई है, इफ अ कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R, अगर कॉपर का वायर जिसमें R रेजिस्टेंस है, लंबाई L है, तो ऐसे किसी दूसरा तार है जो सेम पदार्थ का बना है, सेम कॉपर का बना हुआ है, देखो उसमें साफ लिखा हुआ है एक दूसरा कॉपर का तार जिसकी लंबाई पहले से दुगनी है। मान लो ये कॉपर का तार है 1 और ये कॉपर का तार है 2। अभी तक एक डिफरेंस देखना, ये वाला पेपर में क्वेश्चन आया था TG2 के 2016 वाले यूपीपीसीएल के पेपर में या 15 के में, ठीक है।
उस पेपर में दोनों क्वेश्चन, दो तरीके के क्वेश्चन कंफ्यूजिंग वाले एक ही पेपर में आ गए थे। और क्वेश्चन क्या थे समझना। जैसे इस क्वेश्चन में क्या कहा कि ये कॉपर का तार है और ये दूसरा कॉपर का तार है, मतलब ये कॉपर का 1 तार है और ये कॉपर का दूसरा तार है, तार ही अलग है मतलब दोनों। जबकि अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि इस तार को खींच रहे थे तो वो खींच के लंबाई बढ़ रही थी, पर इसने साफ कहा है कि ये कोई कॉपर का तार है जिसकी लंबाई L है और इसकी लंबाई उसके दुगनी है, पर ये तार ही दूसरा है। मटेरियल अलग है? नहीं, मटेरियल सेम है, दोनों कॉपर है तो रो तो सेम रहने वाला है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, पदार्थ बदलेगा तभी रो बदलेगा। तो यहां पे माना कि वो तार दूसरा है पर पदार्थ तो सेम है, कॉपर, तो कॉपर का रो तो सेम ही रहेगा। मैंने अपने इससे जो है 30 मतलब अगर ये शायद 12वां वीडियो है तो मेरे समझ से शायद 7वें 8वें पे मैंने जब रेजिस्टेंस पढ़ा रहा हूं तब मैंने ये चीज बताई भी है आपको लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, कि इनके कॉपर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितनी होती है, तो आप वहां पे से जाके नोट कर लीजिएगा। तो मैं अभी क्या कह रहा था कि यहाँ कॉपर और इनका रो तो सेम रहने वाला है, इसने एरिया की बात नहीं करी है। पर ऐसे क्वेश्चन में क्यों, जब उसने तार ही दूसरा दे दिया है, आप इन दोनों का एरिया समान मान के चल सकते हो। क्योंकि अब दिमाग में आ रहा होगा समान ही क्यों माने सर, मैं तो उसको 3 गुना मान सकता हूं, ये 3 गुना कम भी हो सकता है सर, 3 गुना ज्यादा भी हो सकता है। तो बेटा ऐसे तो 100,000 50,000 स्टूडेंट पेपर दे रहा है, 50,000 स्टूडेंट तो इसको 50,000 कॉम्बिनेशन में मान लेगा। कोई इसको 2 गुना मानेगा इसके, तो कोई इसको 5 गुना मानेगा, तो कोई इसको इसके आधा मानेगा, तो कोई इसको इसके पौन मानेगा एरिया में। नहीं, इसका सीधा स्टैंडर्ड होता है जब उसने तार ही दूसरा दिया है तो ऐसे में हम दोनों का एरिया समान रखते हैं। मैं शुरुआत से एक बात कहता आया हूं कि जब भी हम दो चीज में तुलना रख करते हैं तो एक मापदंड, एक पैरामीटर समान लेते हैं। क्लियर है इतना पॉइंट? मतलब कहने का मेरा साफ इतना है भाई कि अगर यहां पर बात कर रहे हैं हम एरिया की, तो हम इसका दोनों का एरिया समान लेंगे, क्योंकि इन दोनों का एरिया में अगर हमने डिफरेंस लिया तो ऐसे हजारों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। कोई ये से आधा लेगा इसका और कोई इसे इसका 3 गुना लेगा, कोई इसको 4 गुना लेगा, तो ऐसे तो कहानियां बनती चली जाएंगी बहुत लंबी चौड़ी। नहीं, तो इसको समान लेंगे दोनों एरिया को। अब इसका रेजिस्टेंस क्या है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, अब आप एक चीज बात समझिएगा। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, मैं आप लिख देता हूं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला सीधा सीधा होता है R = रो L बाई ए। अब आप देखिए दोनों केसेस में एरिया सेम है, रो सेम है, तो यहां पर रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई के ही माना जाएगा। तो यहां पर जब रेजिस्टेंस समानुपाती लंबाई के माना जाएगा तो हम वैसे तो इसी पॉइंट से सीधा सीधा कह सकते हैं कि यार यहां लंबाई दुगनी है तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। मतलब अगर यहां का रेजिस्टेंस R है तो यहां का रेजिस्टेंस 2R हो जाएगा, क्योंकि सीधा दुगना हो जाएगा। क्योंकि 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 यहां पर एरिया और रो दोनों समान है। देख लो, रो भी दोनों के सेम है, एरिया भी दोनों के सेम है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से कोई टेंशन नहीं लेनी, आपने बढ़िया से एकदम R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L करना है और आपने देखना है कि किस तरीके से आपका जो है क्या, आपका जो है रेजिस्टेंस दुगना आ जाएगा। अगर आप चाहो फॉर्मूला बना के करना है तो फॉर्मूला बना के कर लो, R2 = L2/L1 और A1/A2 होता है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, मान लो इस एरिया को आप A1 को A मान लो और इस एरिया को A2 को A मान लो, तो जब ये मानेंगे तो अच्छा L2 कितनी है 2L और ये वाला L1 कितनी है L। अब बात करें A1 की बात करेंगे तो क्या होगा, A1 यहां पर कितना है A और A2 कितना है यहाँ पर A तो A कट जाएगा। यहां पर जो R2 आएगा, मैं यहां लिख देता हूं, यहां जो R2 आएगा वो 2R1 आएगा। क्लियर है इतना पॉइंट? तो ये चीज मतलब यहां पर सीधा सीधा मैं आपसे फिर से कह रहा हूं, गलती मत कर देना। पेपर में सवाल अगर आ जाए कि दूसरा तार है तो दूसरे तार का ये टाइप होगा, तो टाइप 5 को मैं अभी क्या लिख देता हूं, यदि तार ही दूसरा है तो तार ही दूसरा है। इस बात को समझना, बात को यहां खींच के नहीं किया है, खींचते थे किसी चीज को तभी तो आयतन समान रहेगी। अब जब दो अलग अलग तार है, ये अलग है ये अलग तार है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आयतन समान रहेगी? नहीं कह सकते। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस बात का टेंशन नहीं लेना है। यहां आपको मैंने क्या कहा, यदि तार ही दूसरा है, ठीक है, बट सेम मटेरियल का है, तो पेपर में अगर यही क्वेश्चन खींच के लंबाई करके दुगना कर दिया जाता तो क्या होता, तो n²R शॉर्टकट हमने सीखा और दुगना कर दिया जाता तो रेजिस्टेंस 4 गुना हो जाता पुराने वाले में।
अगर खींच के दुगना करते, जबकि यहां खींच के नहीं किया है, बस लंबाई दुगनी है, तो आंसर ये रहेगा। ठीक है, समझ गए आप अंतर? यहां तार ही दूसरा है, खींच के नहीं हमने लंबाई दुगनी करी है, उसने पहले ही दे रखा है कि उस तार की लंबाई दुगनी है। तो ये टाइप 5 आपका यहां कवर होता है। अब बात करते हैं, चलते हैं टाइप 6 पे। टाइप 6 का जो सवाल है मैं आपको जो कराने वाला हूं वो यूपी-SSC जेई के पेपर में सवाल आया हुआ है। और देखो यूपी-SSC जेई के पेपर में इसी टाइप के टॉपिक से, मतलब इस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से सवाल, पता है 3 सवाल इसी टॉपिक से आ गए थे। अब आप खुद सोचो, 125 में से 3 सवाल इसी टॉपिक से आ रहे हैं और आप कह रहे हो सब इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको कई पेपर में दिखा दूं कि इस रेजिस्टेंस वाले टॉपिक से आए हैं सवाल, इस पूरे टाइप वाले जितने भी 7 टाइप कराए हैं, 7 टाइप आपने करने ही करने हैं। ये समझ लो, घड़वा लेना अपने, कहाँ हाथ पे घड़वा लेना बुरी तरीके से। ठीक है, चलें आगे, चलते हैं स्टूडेंट्स आगे। मैं टाइप 6 आपको यहां पे करवा देता हूं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब फ्लैश हो रहा होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन है ना, कितना सोना एग्जामिनर ने क्वेश्चन को बनाया। जी करे नोट डाउन करता रहा हूं। नोट डाउन कर ले ना भाई, नोट डाउन कर रहे हो ना? देखो मेरे सुन तो पाता नहीं हो तो कम से कम कमेंट में लिख के बता दिया करो यार, नोट डाउन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कमेंट में लिख के बता दीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़िए। 2 वायर A and B of same material and length L and 2L have radius R 2R respectively. The ratio of their specific resistance. अनुपात पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का, त्रिज्या दी है, लंबाई दी है और दोनों समान धातु के हैं। 2 तार इसने बोले हैं, समान धातु के बने हुए हैं, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। इसका मतलब इसने जो ये बात कह दी, कौन सी? सेम मटेरियल वाली। पकड़ लो इस बात को और कह दो कि हाँ भाई इन दोनों के रो या इन दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस समान होने वाले हैं, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? किस पे? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस डिपेंड करता है तापमान पे, पदार्थ के नेचर पे, किसका बना हुआ है। अब जब दोनों सेम मटेरियल के बने हैं तो दोनों रो सेम होंगे। फिर R2R, इसकी त्रिज्या R दी है, इसकी त्रिज्या 2R दी है, रेडियस इज गिवन R और 2R पेपर में दिया है, लंबाई L है, 2L है। अब वो पूछ रहा है दोनों के विशिष्ट प्रतिरोध का अनुपात। देखो पेपर में कितना बेवकूफ बना रहा है वो क्वेश्चन में एग्जामिनर। अरे इसका अनुपात पूछा है विशिष्ट प्रतिरोध का, फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। अब आप एक चीज देखो, जब ये रो है ये रो है तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दोनों का अनुपात क्या हो जाएगा? 1:1। जब पदार्थ ही नहीं बदले तो विशिष्ट प्रतिरोध और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कैसे बदल जाएगा यार? नहीं बदलेगा। तो आंसर विल बी 1:1, ए ऑप्शन। यूपी-SSC जेई का सवाल था ये, केवल मात्र इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं थी, कुछ नहीं था, उसने स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का पूछा है जल्दबाजी में। अब आप गलती क्या करोगे वो सुन लो। जल्दबाजी में क्या होगा, आप इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ना पढ़ के आप रेजिस्टेंस का अनुपात निकालते घूमोगे, वही फॉर्मूला लगा दोगे R2/R1 वाला और सब सारी चीजें कर दोगे, त्रिज्या वाला फॉर्मूला, रेडियस वाला। गलती हो जाएगी बहुत बड़ी, मत करना ऐसी गलती। पूछा क्या है वो ध्यान से पढ़ना, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है यार, समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो ना? ठीक है, क्लियर है कंसेप्ट आपको? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पूछा है, जब तक मटेरियल अलग अलग है नहीं, सेम मटेरियल है, तो आपका अनुपात 1:1 ही रहने वाला है। कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्ट आंसर, वन शॉट आंसर निकलेगा। देखो चीजें पसंद आ रही हो, मजा आ रहा हो, प्लीज शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और लाइक भी अगर लग रहा हो कि अच्छा मजा आ रहा है
मेरे को भी तो मोटिवेशन चाहिए यार आप लोगों की तरफ से, मुझे भी तो चाहिए मोटिवेशन। ठीक है, चलिए, वैसे आप लोग मोटिवेट कर रहे हो ऐसा नहीं है, बट ठीक है, फिर भी स्टिल मोटिवेट करते रहो इसी तरीके से। टाइप 7 पे चलते हैं अब हम लोग। लास्ट टाइप है हमारा टाइप 7। मैं मिटा देता हूं इसे। अब देखिए टाइप 7 में क्या है क्वेश्चन निकाल लेता हूं मैं। टाइप 7 इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको सही बात बताऊं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी मैंने इसीलिए करा दे रहा हूं कि कभी मौके वारदात पे आपको जरूरत ना पड़ जाए। ठीक है, तो टाइप 1 में मैं पहले हेडिंग में हटा देता हूं, अभी हेडिंग लिखवा देता हूं मैं आपको थोड़ी देर में। क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। सिल्वर वायर का प्रतिरोध सिल्वर वायर का प्रतिरोध 1 ओम है, तब एक मैग्नीन वायर का प्रतिरोध क्या होगा यदि मैग्नीन वायर की लंबाई 1/3 तथा चौड़ाई 1/3 हो। ओहो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रेजिस्टेंस का 30 गुना है। अच्छा चलिए, कुछ बहुत ज्यादा डेटा दे रखा है, बट एक एक करके हम लोग डिकोड करेंगे। यहां इसने 2 वायर दे रखे हैं, एक सिल्वर का दे रखा है, एक मैग्नीन का वायर दे रखा है। देखो मैग्नीन एक अलॉय होता है, मतलब एक मिश्र धातु होता है, जो कि मैं आपको बता दूं जीरो, कई क्वेश्चन आते हैं मैग्नीन से, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट किसका होता है, ये जीरो तापमान गुणांक, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट मैग्नीन का होता है। जो स्टैंडर्ड हमारे प्रतिरोध मार्केट में मिलते हैं उसको बनाने के लिए कौन सा यूज होता है, आपका मटेरियल मैग्नीन यूज होता है। ठीक है, तो मैग्नीन से जुड़े हुए कई क्वेश्चन होते हैं आपके। ठीक है, जैसे एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैग्नीन से जुड़ा हुआ। देखो मैं तो ये एक बात याद आ गई अभी, क्वेश्चन के मतलब कर रहे हैं और मैग्नीन का नाम आ गया तो मैं इसीलिए बता दे रहा हूं आपको। मैग्नीन से ये और पूछ लेते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, वो एमीटर जो होता है हमारा करंट को जो नापता है, उस एमीटर की डिवाइस जो होती है जो करंट नापती है, उसकी अगर रेंज बढ़ानी है तो शंट में एक रेजिस्टेंस लगता है। वो शंट में जो रेजिस्टेंस लगता है रेंज बढ़ाने के लिए, वो किसका बना होना चाहिए, मैग्नीन का बना होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैग्नीन से जुड़ा है। खैर हम अपने टॉपिक पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन साफ है वहां पे कि सिल्वर की वायर का प्रतिरोध 1 ओम है और मैग्नीन की वायर का प्रतिरोध क्या होगा यदि, देखो अब उसने साफ कहा है सिल्वर वायर का प्रतिरोध तो भैया 1 ओम है, मैं इसे RS लिख देता हूं, ठीक है ना, 1 ओम है या चलो मैं 1 मान लेता हूं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, अभी तक वही लेके चल रहे हैं ना अपन। ठीक है, प्रतिरोध 1 ओम है, तब एक मैग्नीन वायर का प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, तो भाई मैग्नीन वायर का प्रतिरोध पूछ रहा है क्या होगा, तो सबसे पहले जो चीज नहीं मालूम क्वेश्चन मार्क, तुरंत क्वेश्चन मार्क, पेपर में जो जो न्यूमेरिकल में डेटा दिया है तुरंत लिखते चलो। ठीक है, अब बात करी उसने मैग्नीन वायर का प्रतिरोध क्या होगा यदि मैग्नीन वायर की लंबाई 1/3, ओहो मैग्नीन वायर की लंबाई 1/3, ठीक है, इसका मतलब मैग्नीन की 1/3 है, अगर मान लीजिए इसकी L है तो इसकी L/3 है, 1/3 बोल रहा है, 3 गुना नहीं बोल रहा, 3 गुना बोलता तब मल्टीप्लाई करते, 1/3 बोल रहा है, 1/3 बोल रहा है, इसीलिए हम L को डिवाइड कर रहे हैं 3 से। अब क्या कह रहा है, तथा चौड़ाई 1/3 हो। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात, चौड़ाई या विड्थ जब भी बात करेगा समझ जाना वो बात रेडियस की कर रहा है, प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अब उसने क्या कहा, ये चीज बिल्कुल नोट डाउन कर लेना, आप बता रहा हूं मैं ये चीज, चौड़ाई या विड्थ कभी भी कहे मतलब उसने बात करी है रेडियस की, एरिया की बात नहीं करी है। बहुत लोग ये गलती कर जाते हैं। वैसे देखो एक बात खुद सोचो, एरिया अपने आप में πr² होता है, तो पाई तो कांस्टेंट है, तो वो जाहिर सी बात है रेडियस और एरिया बात एक ही हो जाती है, फिर वो घूम फिर के, मतलब कहीं ना कहीं रेडियस की बात हो गई तो माने एरिया की बात अपने आप ऑटोमेटिकली हो गई, ये चीज दिमाग में रखना। अब बात करते हैं, इसने रेडियस की बात करी है ना, और रेडियस कितना दिया है इसने, रेडियस इसने दिया है तथा चौड़ाई भी 1/3 हो। ओहो, मतलब ये अगर r है तो ये भी r/3
सॉरी 3 है, R/3 है। मान लो ये R1 R है तो ये R2 कितना है, R/3 है, 1/3 है। 3 गुना होता तब इंटू करते, इस बात को थोड़ा सा जान लीजिए। क्लियर है इतना पॉइंट? तथा मैग्नेट वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, देखो मैं आप लोगों को समझा रहा हूं ना, इसीलिए टाइम लग रहा है। जब आप करने बैठोगे ना इन सवाल को, तो आपको बस पढ़ के खुद करना रहेगा। मेरे को आपको समझाना होता है कि कैसे कैसे एक एक सेंटेंस से आपने डेटा लिखना है, इसीलिए थोड़ा टाइम लगता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, सिल्वर के वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 3 गुना है। अच्छा, मतलब अगर देखो, अब जाहिर सी बात है यहाँ पर ये ρ1 होगा, यहाँ ρ2 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मटेरियल अलग है। तो उसने क्या कहा, उसने साफ कहा है, आप लास्ट लाइन पढ़िए हिंदी के लिए अगर मैं बात करूं, कि मैग्नेट वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर के वायर के 30 गुना है। मैग्नेट वायर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस सिल्वर के वायर के 30 गुना है। इसका मतलब जो ρ2 है वो 30 गुना ऑफ ρ1 है। सिंपल फॉर्मूला लगाना है। अब आपको मैंने ये कितना तो लिखवाया है, देखिए आप लेक्चर 10 नंबर लेक्चर में जाइएगा, उसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था R2/R1, ρ2/ρ1, L2/L1 और A1/A2। तो कहीं ना कहीं आपको यहां पर अब रो को कैंसिल नहीं करना है, अलग अलग रो लेके ही चलने पड़ेंगे। कुछ नहीं है, सिंपल सवाल है। दिखाने में डरा रहा है ये सवाल कि इतना कुछ दे रखा है, बट जो भी दे रखा है उल्टा वो चीजें आसान बना रही हैं। क्या कह रहा हूं, सवाल में जितना डेटा ज्यादा दे रखा है वो तो अच्छी बात है, आसान है हमारे लिए। जितना कम दे रखा है उसमें दिक्कत होती है, क्योंकि फिर वो एक दूसरे का निकालते रहना पड़ता है ना। तो ये चीज देखिए, ρ2 कितना है, 30 ρ1 अपॉन यहाँ ρ1, और L2 कितना है यहाँ पर देखिए। अगर मैं मान लो इसे L1 मान लूँ, इसे L2 मान लूँ, तो L2 है L/3 और L1 है L। अब देखिए यहां मैं एरिया की जगह पर पाई r² भी ले सकता हूं। तो यहां पर क्या आ जाएगा, देखो मैंने आपको पहले ही बताया था, एरिया या रेडियस व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो 2 के सामने 1 ही आएगा और ये स्क्वायर आ जाएगा। तो रेडियस के लिए उसने क्या कहा, R1 कितना है, R1 तो R है, और R2 कितना है, R/3। तो R से R कैंसिल, L से L कैंसिल, रो से रो कैंसिल। तो अभी देखिए 30 है बाय 3 है, और यहां स्क्वायर लगाना नहीं भूलना, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माने 3 × 3, ये कट गया यहां से 90। तो R2 = 90 R1। जो दूसरा रेजिस्टेंस होगा मैग्नेट का वो 90 गुना होगा R1 के। क्वेश्चन में R1 का मान दे रखा है, ओहो दे तो रखा है 1 ओम दे रखा है, तो आप बस यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, 90 ओम, क्योंकि R1 1 है, तो फिर 90 × 1, तो फिर वो मतलब क्या हो जाएगा, 90 × 1 90 हो जाएगा, 90 ओम आंसर आ जाएगा। क्लियर है इतना पॉइंट। ये हमारे सारे टाइप्स हो गए। होपफुली आपने नोट्स बनाए होंगे, मुझे प्लीज बताइएगा अगर आप बना रहे हो, और प्लीज मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। ओके, ये आपके सारे टाइप्स कवर हो गए। ओके, थैंक यू। चलिए।